नमस्कार, मैं हूँ मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में आज हम बातचीत करेंगे उत्तर और दक्षिण को लेकर जो एक नई राजनीति शुरू हो गई है। तमिलनाडु में एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई इस सप्ताह और उसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ कि देश की संसद में जो सीटें हैं उसका डिलिमिटेशन यानी उसकी संख्या बढ़ाने के बारे में अगले 30 साल तक कोई फैसला नहीं किया जाए, उसको फ्रीज़ कर लिया जाए। यानी अभी जितनी सीटें हैं उसको उतना ही रखा जाए। दरअसल ये बहस शुरू हुई तमिलनाडु से और तमिलनाडु से ये बहस शुरू इसलिए हुई कि केंद्र सरकार ने जो नई शिक्षा नीति है 2020 की, उसके तहत ये बात कही थी कि 3 भाषाओं का फ़ॉर्मूला मतलब स्कूलों में 3 भाषाएँ पढ़ाई जानी चाहिए। उसकी नीति को लागू करने के लिए तमिलनाडु पर दबाव डाला और दबाव इस तरह से डाला कि जो केंद्र सरकार के समग्र शिक्षा के फंड है, उसको केंद्र सरकार ने कहा कि जब तक आप लागू नहीं करेंगे, तब तक हम उसको रोक के रखेंगे। तो इसी के बाद ये पूरी बहस और पूरी राजनीति शुरू हुई और इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं स्वराज इंडिया के संस्थापक, राजनीतिक कार्यकर्ता और सबसे बड़ी बात जो शिक्षा के क्षेत्र में दखल रखने वाले योगेंद्र यादव जी। योगेंद्र जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। तो योगेंद्र जी जो डिलिमिटेशन की बात पर तो हम दोबारा बाद में आएँगे, लेकिन शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं कि तमिलनाडु जो विरोध कर रहा है कि 3 भाषाओं का फ़ॉर्मूला जो थ्री लैंग्वेज फ़ॉर्मूला है, वो लागू नहीं करना चाहिए। जैसा आपने भी लिखा है कि ये सर्वमान्य है पिछले 75 सालों से जितनी भी पॉलिसी 1 बनी, पॉलिसी 2 बनी, हर बात में ये कहा गया कि बच्चों को 3 भाषाओं को पढ़ाया जाना चाहिए। और इस बार तो ये भी छूट दे दी गई कि तीनों भाषाओं में हिंदी का होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो उसके बावजूद भी ये तमिलनाडु का ये जो विरोध है, ये क्यों हो रहा है? शुक्रिया मिलिंद भाई। डिलिमिटेशन का सवाल जैसे आपने कहा वो बिल्कुल एक अलग सवाल है, उस पे हम अलग से चर्चा करेंगे। मैं जरूर कह दूं कि मैं समझता हूं कि इसमें दक्षिण भारत के राज्यों की जो संवेदनशीलता है इसका ख्याल किया जाना चाहिए, और मैं भी खुद इस राय का हूं कि अब जैसा 1971 में था उसको फ्रीज कर देना चाहिए, उससे कोई छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। राष्ट्रीय एकता के लिए बेहद जरूरी है ये चीज। खैर, उस पर बात हम अलग से करेंगे। अ, तमिलनाडु सरकार की जो नीति है, जो उन्होंने स्टैंड लिया है, मैं उससे एक गंभीर मायने में असहमत हूं। लेकिन असहमति कहने से पहले मैं बता दूं कि उनकी क्या क्या बातें बिल्कुल वाजिब है, जो हम समझते नहीं है आमतौर पे। पहला, 3 भाषा का जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है 3 भाषा का सूत्र, उससे तमिलनाडु की ये असहमति नई नहीं है। जब से त्रिभाषा सूत्र बना तब से तमिलनाडु ने इसका विरोध किया है, इसको लागू करने से इंकार किया है, तो इसमें कोई नई बात नहीं। दूसरा, कि केंद्र सरकार उनका जो पैसा है, फंड है शिक्षा का, वो रिलीज करने से इंकार कर दे क्योंकि उन्होंने भाषा की नीति नहीं स्वीकार की है, ये तो जबरदस्ती है। ये नहीं होना चाहिए। आज तक, जैसा मैंने कहा, 50 साल से तमिलनाडु ने वो नीति लागू नहीं की जो कि शिक्षा नीति में हमेशा लिखी हुई थी, और कभी किसी सरकार ने उसका पैसा रोकने की कोशिश नहीं की। ये जो जबरदस्ती है ये नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। और तीसरी बात ये कि तमिलनाडु के लोगों की, और केवल तमिलनाडु की नहीं, दक्षिण भारत के तमाम लोगों के मन में ये जो विचार रहता है कि भाई, हमें हिंदी सीखने के लिए मजबूर किया जाता है, लेकिन ये लोग यानी कि हिंदी भाषी लोग खुद कोई और भाषा सीखने को तैयार नहीं है। ये बात 100% सही है। ये त्रिभाषा फॉर्मूला जब बना था तो उसमें बिल्कुल साफ लिखा था मिलिंद भाई, ये बातें हम देश में बताते नहीं है। उसमें लिखा था कि 3 भाषाएं होंगी। एक, उस राज्य की अपनी भाषा। दूसरी, ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी। तीसरी, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी। लेकिन जहां राज्य की भाषा और हिंदी एक ही है, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, वहां वो एक अन्य भारतीय भाषा सीखेंगे, और हो सके तो दक्षिण भारत की भाषा सीखेंगे, प्रेफरेबली ए साउथ इंडियन लैंग्वेज, ये लिखा गया था। अब आप ही बताइए मिलिंद भाई, कितने राज्यों ने ऐसा किया है? जीरो। तो हकीकत ये है कि त्रिभाषा फॉर्मूले को का जो एक तरह से सत्यानाश करने का काम सबसे पहले उत्तर भारत के हिंदी भारतीय राज्यों ने किया था। तो इन सब बातों को हमें स्वीकार करना चाहिए गंभीर चर्चा करने से पहले। क्योंकि आमतौर पे दिक्कत ये होती है मिलिंद भाई कि जो हिंदी बोलने वाले हैं वो एक खास तरह की ऐंठ लेके चलते हैं कि भाई जैसे हम तो इस देश के मालिक हैं, बाकी लोग किराएदार हैं।
और इससे जो चिढ़ मचती है देश के लोगों को, उसका नुकसान होता है। और तमिलनाडु जाहिर है उनकी भाषा बहुत पुरानी है, हिंदी भाषियों को ये बात पता होनी चाहिए कि हमारी भाषा मुश्किल से 200 साल पुरानी है और तमिल 3000 साल से ज्यादा पुरानी भाषा है। तो अब उनको आप कहिए कि तुम हमारी भाषा सीखो, हम तुम्हारी नहीं सीखेंगे, ना, अच्छा नहीं लगेगा। तो ये तो मैंने अपनी सहमतियां बताई कि ये बात उनकी बिल्कुल सही है, एक इम्पोजिशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो फिर मेरी असहमति किस बात पे है? असहमति ये है, जो मैंने लिखा था वो ये कि त्रिभाषा सूत्र इस देश के लिए बहुत अच्छा सूत्र है। ये कोई आज का बनाया हुआ नहीं है, कोई बीजेपी सरकार के द्वारा लादा हुआ नहीं है। इस देश में पिछले कम से कम 50 साल से इस बात के ऊपर, लगभग 60 साल से इस देश में इसके बारे में एक सहमति बनी हुई है कागज पे कि त्रिभाषा सूत्र होना चाहिए। और ये सहमति का आधार दो थे। एक, तमाम शिक्षाविदों ने कहा, तमाम भाषाविदों ने कहा, और मैं चाहूंगा कि आप कुछ शिक्षाविद, भाषाविद, रमाकांत अग्निहोत्री जी हैं, देश के अग्रणी भाषाविद हैं, गणेश देवी हैं, ऐसे किसी व्यक्ति से जरूर बात कीजिएगा आप। तमाम शिक्षाविद कहते हैं कि भारत एक बहुभाषीय देश है और इस बहुभाषीय देश की बहुभाषीयता बचाए रखना हमारे लिए बेहद जरूरी है। इसलिए बजाय ये कि पूरे देश में कौन सी एक भाषा हो, ये बेकार का सवाल है। इस देश में हमेशा हम कई भाषाओं के साथ जिए हैं और इसलिए उसकी बहुभाषीयता बचाई जाए, ये बेहद जरूरी है। दूसरा, भाषाविद, शिक्षाविद कहते हैं कि बच्चा यदि एक से ज्यादा भाषाएं सीखता है, उसके दिमाग का विस्तार होता है, उसका आईक्यू तेजी से बढ़ता है, तो प्योरली उस आधार पे बेहतर है। और ये बार बार पाया गया है कि अगर आप एक बहुभाषीय देश में लोगों को एक से ज्यादा भाषा सिखाते हैं तो उससे देश की एकता मजबूत होती है। इस तमाम आधार पे इसको कहा गया है। तो मैंने तमिलनाडु के साथियों से, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कुछ एक बहुत तीखी सी टिप्पणी हिंदी पे की थी, मैंने कहा था कि ये अच्छी नहीं लगती है और मैंने कहा आप हिंदी लादे जाने का विरोध करें, मैं आपके साथ हूं, लेकिन कृपया उसके लिए त्रिभाषी फॉर्मूले को कोई हिंदी वालों का षड्यंत्र न बताइए। वो इस देश में एक बनी हुई सहमति है। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं, मैंने उन्हें कहा आप ये क्यों नहीं कहते कि भाई हम हिंदी तब पढ़ाएंगे जब उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, इसके लोग तमिल, तेलुगु, कोई तो भाषा आप सीखिए, ये कहना सही है। लेकिन त्रिभाषा फॉर्मूले को कोई षड्यंत्र बनाना सही नहीं है, ऐसा मैंने कहा। नहीं, पर योगेंद्र जी, आपको नहीं लगता कि एक तो केंद्र सरकार ने भी जिस तरह से फंड रोके, आपने जो कहा कि वो डंडे के जोर पे या पैसे के जोर पर, और वो कोई बहुत बड़ा फंड भी नहीं है, 2-2.5 हजार करोड़ रुपए का ही फंड रोका गया है। लेकिन कहीं न कहीं दोनों तरफ से क्या मैं कहूँ कि कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई जा रही। मतलब केंद्र सरकार की तरफ से भी पैसे रोक लेना और दूसरी तरफ कहीं न कहीं जो तमिलनाडु में भी बात हो रही है कि चुनाव है चूँकि अगले साल, तो इसको एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, जो एक तरह से मुद्दा सेटल था। मतलब कम से कम पिछले 20-25 सालों में ये इतना बड़ा मुद्दा हिंदी या भाषा का मुद्दा नहीं बना था। तो ये कहीं न कहीं चुनाव की आहट भी तो इसके पीछे लग रही है। दोनों चीजें हैं और दोनों तरफ से है। देखिए, 2-2.5 हजार करोड़ रुपया केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन एक राज्य सरकार के शिक्षा के बजट में ये बहुत बड़ा अमाउंट है। नंबर दो, इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड आप समझिए, अचानक एक चीज नहीं हो रही। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री खुल्लम खुल्ला बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री खुद अपने भाषण का बायकॉट करते हैं वहां जाके। मतलब इस तरह की हास्यास्पद चीजें आपने सुनी नहीं होंगी। रोज सुबह कोई बयान देते हैं जो बिल्कुल एक बीजेपी के नेता वाला बयान होता है। तमिलनाडु के गवर्नर, जो राज्यपाल है मिस्टर रवि, जो कि केंद्र की तरफ से भेजे गए हैं, रोज बिल्कुल बीजेपी के प्रवक्ता जैसी भाषा बोलते हैं, खुद तमिलनाडु की डीएमके सरकार पे रोज हमला करते हैं। तो जाहिर है इससे संबंध में तो खटास है ही है। दूसरा, तमिलनाडु के लोगों को हमेशा लगता रहा है कि कहीं उत्तर भारत की तरफ से ज्यादा दबाव उनके ऊपर डाला जा रहा है, इम्पोजिशन किया जा रहा है। इसके प्रति तमिलनाडु हमेशा संवेदनशील रहा है। मैंने कहा है वो भाषा बहुत पुरानी है, हिंदी से कहीं पुरानी और कहीं ज्यादा समृद्ध भाषा है, उसके लिए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इस सब संदर्भ में जब पैसे रोके जाते हैं तो जाहिर है ये एक मुद्दा है जिसपे सरकार तो रिएक्ट करेगी। और इसलिए भी कि अगले वर्ष तमिलनाडु में चुनाव आ रहे हैं। चुनाव में बीजेपी
तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में बीजेपी वो करने की कोशिश करेगी जो लोकसभा चुनाव में करने में कामयाब नहीं। बीजेपी को लग रहा था कि उसे तमिलनाडु में ब्रेक थ्रू मिलेगा, तो बीजेपी गवर्नर के ऑफिस के थ्रू वो करने की कोशिश कर रही है। गवर्नर एक तरह से लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन गए, तो बीजेपी वो कर रही है। तो उसके जवाब में वहां के मुख्यमंत्री स्टालिन, वो ठीक है, वो एक भावनात्मक मुद्दा है, तमिल भाषा का सम्मान, उसके ऊपर हमला, तो वो कर रहे हैं। तथ्य दोनों के पक्ष में नहीं है। तथ्य ये है कि दरअसल 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला कोई नया फॉर्मूला नहीं है, और वास्तव में जैसा आपने जिक्र किया कि इस बार की शिक्षा नीति जो है एनईपी 2020, इसमें दरअसल 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को डाइल्यूट किया है। इससे पहले 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में हिंदी का जिक्र होता था, हिंदी की अनिवार्यता एक तरह से होती थी। पहली बार 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में कहा गया कोई 3 लैंग्वेज आप चुन लीजिए, उसमें 2 भाषाएं भारतीय मूल की होनी चाहिए, एक दूसरी, यानी कि आप कोई 2 भाषा कर सकते हैं। यानी कि अगर तमिलनाडु सरकार चाहे तो वो तमिल और कन्नड़ पढ़ा सकती है, कुछ जिलों में कन्नड़ पढ़ाएं, कुछ जिलों में तेलुगु पढ़ाएं, कुछ जिलों में मलयालम पढ़ाएं, बिल्कुल उन्हें स्वतंत्रता है। तो ये बात कहना ठीक नहीं है कि कोई नई चीज हो रही है। और दूसरी तरफ से बीजेपी का ये कहना कि डीएमके कोई नया स्टैंड ले रही है, ये भी बिल्कुल सच नहीं है। डीएमके का पिछले 60 साल से स्टैंड था। तो हमें मान के चलना चाहिए कि देश में जो ये भाषा का प्रश्न है, ये प्रश्न बेहद संवेदनशील है। हमारी आज की पीढ़ी को ये सब चीजें याद नहीं है, लेकिन 60 के दशक में भाषा के सवाल को लेकर दंगे हुए थे, 70 लोग तमिलनाडु में मारे गए थे। तो ये बहुत बहुत पेचीदा, संवेदनशील ऐसा सवाल है जिसको बड़ा ध्यान से टैकल करना चाहिए। योगेंद्र जी, आपने ये जो शिक्षा नीति वाला बात तो हमको समझा दी, लेकिन अब ये मुद्दा बढ़ गया है डीलिमिटेशन की तरफ। और मैं दर्शकों को बता दूं ये बात कि अभी 543 सीटें हैं और ये 1971 से ये आंकड़ा फ्रीज है। पहले जो फॉर्मूला था कि 10 लाख पर एक लोकसभा सीट बनती थी, और उसके बाद में ये 2002 तक, मतलब 1976 में इसको संविधान में संशोधन करके उसको फ्रीज किया गया। 2001 में वापस ये कहा गया कि 2026 तक यथास्थिति बनी रहेगी। तो अब जब ये योगेंद्र जी ये रेजोल्यूशन पास होता है कि अगले 30 साल तक इसको यथास्थिति बना के रखी जाए, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाई अभी हम ऐसी कोई मतलब काम करने नहीं जा रहे हैं, हम कोई सीटें नहीं घटेगी दक्षिण भारत की, ये उन्होंने तमिलनाडु में जाकर कहा बात। लेकिन बात मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि एक तो डिलिमिटेशन तब होगा जब जनसंख्या होगी, पहले तो जनसंख्या ही नहीं करवाई सरकार ने, क्योंकि 2026 के बाद जो जनसंख्या होगी तब जाके डिलिमिटेशन होगा। तो जो डर तमिलनाडु का ये है कि उत्तर भारत के जो राज्य हैं उनके पास ज्यादा सीटें हो जाएंगी, बल्कि पूरे मेजोरिटी के लिए उनके पास सीटें हो जाएगी। अगर आप एक हिसाब अगर 543 सीटें भी रखते हैं अगर, और उसमें अगर आबादी के हिसाब से बंटवारा होता है, तो लगभग 259, मतलब मेजोरिटी के बराबर की सीटें हिंदी राज्यों में होगी। और क्योंकि बीजेपी इस समय स्ट्रांग है, इस समय उत्तर भारत में, तो उसको एक तरह से बहुमत आराम से मिल जाएगा। तो क्या आप ये जो पूरी बातचीत चल रही है इस पर आपके क्या विचार है? इस पे मिलिंद भाई, मैं उनकी चिंता को वाजिब मानता हूँ, दक्षिण भारत की। केवल तमिलनाडु की चिंता नहीं है, तमाम दक्षिण भारत के राज्यों की चिंता है। और चिंता ये है कि अगर संविधान में 2026 का जब भी, जैसे अगले साल जनगणना हो जाएगी 2026 में, उसके बाद एक विकल्प होगा कि नए तरीके से परिसीमन किया जाए। परिसीमन में 2 काम होते हैं। एक तो बाउंड्री नए तरीके से बनाई जाती है, जैसे 2007 में हुआ था, वो तो सामान्य काम है, होगा ही होगा। राजस्थान की 25 सीट है, तो 25 में जयपुर की सीट जो है वो और छोटी हो जाएगी क्योंकि वहां जनसंख्या बढ़ी है, कुछ जिलों की कम हो जाएगी, सामान्य काम है जो होगा। मगर असली सवाल है सीटों का राज्यों में आवंटन। इस सवाल को 1971 के बाद से फ्रीज कर दिया गया था। अब उसे ये सवाल जब अटल जी प्रधानमंत्री थे 2001, उस वक्त दोबारा खुला कि क्या अब सीटों का नए सिरे से आवंटन किया जाए। अटल जी ने उस वक्त दूरदर्शिता का काम लेते हुए ये कहा कि नहीं, इसको अगले 25 साल और टाल दीजिए। और उस वक्त हम सब लोगों को लगा था कि अब और 25 साल टल गया, इसका मतलब अब ये परमानेंटली टल गया है, अब ये होगा नहीं दोबारा। लेकिन ये तलवार है जो कि लटकी हुई है। आपने अमित शाह जी के बयान का जिक्र किया, बयान उन्होंने दिया है, लेकिन बयान थोड़ा गोलमोल बयान, प्रो रेटा बेसिस पे कम नहीं होगा। अब इसका अर्थ उन्होंने पूछा है तमिलनाडु वालों ने, उन्हें अभी तक जवाब नहीं मिला है।
क्योंकि जो तमिलनाडु वालों का डर है वो ये है, तमिलनाडु का ही नहीं पूरे साउथ इंडिया का, अगर लोकसभा की सीटें 534 बनाई रखी गई, 543 बनाई रखी गई और उसे जनसंख्या के हिसाब से फ्रेश तरीके से बांट दिया गया, तो केरला की 20 सीट घट के 12 हो जाएंगी, तमिलनाडु की 39 सीट घट के 31 हो जाएंगी, कर्नाटका को भी नुकसान होगा, आंध्रा को भी नुकसान होगा, उड़ीसा को भी नुकसान होगा, और सारे की सारी सीटों में वृद्धि होगी मुख्यतः उत्तर भारत में, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, इन तमाम प्रदेशों के अंदर, और मध्य प्रदेश वगैरह सब हिंदी इलाकों में वृद्धि होगी। तो उनका डर है, डर वाजिब है, क्योंकि अब वो डेडलाइन आ रही है, और मैं समझता हूं कि इसको देखते हुए अभी से एक राष्ट्रीय सहमति बन जानी चाहिए। अमित शाह जी के बयान से उनका मन संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि उनके मन में डर जो है वो ये है कि मान लीजिए अमित शाह जी ये कहे कि ठीक है केरला की 20 सीट है, 20 बनाए रखेंगे, कोई चिंता मत कीजिए, लेकिन लोकसभा की सीट हम 800 कर देंगे, तो केरला की तो 20 की 20 रहेंगी, तमिलनाडु की 39 की 40 हो जाएंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की 80 से बढ़ के 125 हो जाएंगी। मतलब व्यवहार में वजन जो है तमिलनाडु, केरला और दक्षिण भारत का कम हो जाएगा। ये सवाल है जिस पे सरकार को एक साफ बयान देना चाहिए। मेरी अपनी राय है, मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि अब हम इसे मान लें कि ये हमारे संविधान का हिस्सा है, इससे कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। हम ये मान लें कि देश में एक तरह से संविधान बनने के साथ ही ये एक पैक्ट हो गया था कि उत्तर दक्षिण का ये समीकरण है, संतुलन है, और ये संतुलन हमेशा बनाए रखा जाएगा। इसी में देश का फायदा है। हर चीज को मैं इस दृष्टि से देखता हूं कि राष्ट्रीय एकता देश के लिए क्या बेहतर है। 3 भाषा फॉर्मूले का सपोर्ट भी मैं इसलिए करता हूं कि राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत अच्छी चीज है, और डिलिमिटेशन को बार अब ना छेड़ा जाए उसका भी इसी आधार पर समर्थन करता हूं। क्योंकि देखिए क्या हो रहा है मिलिंद भाई, आप समझेंगे इसे, देश में 3 तरह की फॉल्ट लाइन है, दरार है, और वो दरार मोटे तौर पे एक जैसी है। अगर आप देखें कल्चरल दरार, देश की भाषाई दरार, हिंदी बनाम गैर हिंदी भाषाएं, उत्तर और दक्षिण का है। आप इसे इकोनॉमिक तरीके से देखें, आर्थिक समृद्ध और विपन्न राज्य, मोटे तौर पे दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व ये वाली लाइन है। मोटे तौर पे आप समझिए, आप अहमदाबाद से हैदराबाद तक एक लाइन खींच दीजिए, मोटे तौर पे ज्यादातर गरीब राज्य उसके इस तरफ हैं, अमीर राज्य दूसरी तरफ है। और तीसरा ये जो इस वक्त बीजेपी का जो पॉलिटिकल सपोर्ट है वो भी लगभग इसी लाइंस के अकॉर्डिंगली है। और जहां 3 दरारें एक दूसरे से जुड़ती हों, वहां चौथी दरार को उस पे न जोड़ा जाए। और चौथी दरार क्या है? अगर डिलिमिटेशन होता है तो वो उस तरीके से होगा जिसमें एग्जैक्टली दक्षिण के उन तमाम राज्यों को नुकसान होगा, उत्तर के हिंदी बोलने वाले बीजेपी वाले राज्यों को फायदा होगा। ये होने से राष्ट्रीय एकता को एक गंभीर खतरा हो सकता है। दक्षिण भारत में ऑलरेडी एक तरह का रिजेंटमेंट है और उसको एक शह मिलेगी। तो मैं समझता हूं कि ऐसे मौकों पे, जैसे अटल जी ने कहा किया था, थोड़ा दीर्घकालिक समझदारी का सहारा लेना चाहिए और ऐसे में दक्षिण भारत की बात का सम्मान करते हुए इसको फ्रीज कर देना चाहिए। नहीं तो योगेंद्र जी, जैसे कि आपने कहा कि दक्षिण भारत की बात का सम्मान करके इसको फ्रीज कर देना चाहिए, लेकिन ये कहीं न कहीं उत्तर भारत के लिए भी तो अनफेयर होगा। हालाँकि दक्षिण भारत का आर्गुमेंट ये रहा है कि हमने चूँकि परिवार नियोजन ठीक से कर लिया, हमारी आबादी नहीं बढ़ी है, इसकी हमको सज़ा नहीं मिलना चाहिए। पर योगेंद्र जी, आपने जो एक लेख मैंने आपका पिछले साल का जो पढ़ा मैंने, जिसमें आपने ज़िक्र किया था कि जो ये 888 सीटें बनाई गई है नई लोकसभा में, नई संसद में, इससे कहीं न कहीं आपको कोई षड्यंत्र की बू आती है? जी देखिए, इसीलिए शक होता है ना कि कहीं आप सीधे तरीके से दक्षिण भारत की घटाने की बजाय ओवरऑल साइज बढ़ा के वो कर दें, देखने में लगेगा कि केरला और तमिलनाडु की सीटें उतनी ही हैं, पर उनका अनुपात तो घट जाएगा ना। तो आपने उनका हैसियत, उनका कद, उनका वजन तो घटा दिया। ये तो डर है ही, ये तो शक है ही, सारा खेल इसी से हो रहा है। ये जो पॉपुलेशन का तर्क है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता, दक्षिण भारत का ये जो कहना। क्योंकि देखिए सच बात ये है कि पॉपुलेशन किसी राज्य में पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी के कारण नहीं रुकी है, एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है।
जहां-जहां थोड़ी-सी जहां थोड़ा विकास आता है, जहां थोड़ी-सी खुशहाली आती है, जिस इलाके में और जिन समुदायों में खुशहाली आती है, वहां-वहां पॉपुलेशन अपने आप नीचे आती है। जहां-जहां गरीबी, बदहाली बनी रहती है, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, दुनिया भर का स्टैंडर्ड नियम है। इसलिए जो हुआ ऐसा नहीं कि कोई दक्षिण भारत के राज्यों ने कोई बहुत कि जनसंख्या ग्रोथ इसलिए रुकी कि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल की नीतियां शानदार तरीके से लगाई, बल्कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के वो कर्व के अलग पॉइंट पे थे, उत्तर भारत एक अलग पॉइंट पे था। वैसे भी ये पॉपुलेशन का तर्क इस्तेमाल करना एक गरीब विरोधी तर्क है, मैं इससे कोई सहमत नहीं हूं। कल को आप ये भी कहेंगे दलितों की पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, आप तमाम गरीबों की पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, ये सब तर्क होंगे, उससे मैं सहमत नहीं हूं। लेकिन जो उनकी चिंता है वो चिंता वाजिब है, और उस चिंता को समझने का बेसिक चीज ये है, वो कह रहे हैं ये कि देखो, जब हम देश में आए थे तो एक हमारी समझ थी कि कोई एक वर्ग, कोई एक समुदाय, कोई एक भाषाई समुदाय इस देश के ऊपर एक छत्र राज नहीं करेगा। अब तक ये चल रहा था क्योंकि हिंदी भाषियों को कम से कम दूसरे राज्यों का लेना पड़ेगा। बीजेपी का भी दबदबा तभी बनता है जब वो उत्तर भारत के अलावा गुजरात और महाराष्ट्र में जीतती है। इस बार उड़ीसा में जीत गई, तब बीजेपी जाके आती है। लेकिन अगर ये हो गया जो आप बता रहे हैं 2026 में, मान लीजिए आज के अनुपात के हिसाब से कर दिया गया, तो इसका नतीजा ये होगा कि उत्तर भारत हिंदी पट्टी जो है वो लगभग मेजॉरिटी में आ जाएगी। टेक्निकली मेजॉरिटी से थोड़ा सा कम रहेगी, लेकिन लगभग मेजॉरिटी में आ जाएगी। ये एक तरह से देश के क्षेत्रीय संतुलन को खराब करता है। क्या ये अनफेयर है? बिल्कुल, गिनती के हिसाब से देखें और केवल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल देखें तो इसमें एक अनफेयरनेस है। वन वोट वन पर्सन वन वेट, हर हर वोट का बराबर वजन हो, इस सिद्धांत का उल्लंघन होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में तमाम तरह के सिद्धांत होते हैं, आपको देखना पड़ता है किस समय किस सिद्धांत को कितनी तवज्जो दी जाए। तो एक जो देश की एकता बनाए रखना, उसका जो वजन है वो सबसे ज्यादा होता है। तो मैं उस हिसाब से कह रहा हूं कि ये होना चाहिए। दूसरा एक और भी चीज आप देखिए तो दक्षिण भारत के लोग अक्सर ये कहते हैं, आजकल ये फीलिंग आ गई है काफी राज्यों में, कि देखिए टैक्स तो हम ज्यादा देते हैं, लेकिन पैसा उत्तर प्रदेश को ज्यादा मिल रहा है, बिहार को ज्यादा मिल रहा है, टैक्स में तो उनका उतना योगदान नहीं। मैं इस बात को भी गलत मानता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि बस एक बारगी ये समझौता हो जाए कि आप ये टैक्स का सवाल नहीं उठाएंगे और आप लोकसभा की सीटें बढ़ाने का सवाल नहीं उठाएंगे। ये देश जैसा 1971 में जो बंटवारा था सीटों का, अब जैसा था वैसा ही रहेगा। यही सबसे समझदारी का काम है देश बनाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी, हमको ये पूरा विवाद समझाने के लिए। तो योगेंद्र जी हमारे साथ जुड़े थे। योगेंद्र यादव का ये कहना है कि दो मुद्दे साथ में चल रहे हैं, एक तीन भाषाएं सिखाई जानी चाहिए, पढ़ाई जानी चाहिए वो, और दूसरा लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी होना चाहिए। तो दोनों पर योगेंद्र जी की राय है, बहुत साफ राय है कि तीन भाषाओं का फॉर्मूला जो है देश के हित में है। बच्चे जितनी ज्यादा भाषाएं सीखेंगे हमारे जैसे बहुभाषी देश में, ये देश की एकता के लिए भी अच्छा है और बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके विकास के लिए भी अच्छा है। जिसका कि तमिलनाडु से विरोध हो रहा है, उसके पीछे कुछ हद तक राजनीतिक कारण भी है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा निकला है इस विवाद से, वो है डिलिमिटेशन का। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि तमिलनाडु के सभी पार्टियों ने एक रेज़ोल्यूशन पास किया है कि 30 साल तक अब इसको फ्रीज़ कर दिया जाए कि लोकसभा की सीटों की संख्या 543 ही रखी जाएगी। योगेंद्र जी का ये कहना है कि अब ये विवाद एक बारी में समाप्त कर देना चाहिए। हमें सबको ये मान लेना चाहिए कि सीटों की संख्या इतनी ही रहेगी। इसका झगड़ा हम खत्म करें ताकि उत्तर और दक्षिण का जो संतुलन है, वो बना रहे। एक बार फिर से योगेंद्र जी इस बातचीत में के लिए समय निकालने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार।